अस्सलामुअलैकुम। नहीं जी, डेली का वो तजर्बा जिसमें माइक कुछ देर तो सही काम करता ही है। आपने कंसिडरेशन की बातें पढ़ी, अभी पढ़ ही रहे थे कि ख़त्म हो गई। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। ये बात सबको समझ आ रही है? हवाई बात ना हो, इमेजिनरी बात ना हो, ख्वाबों की बात ना हो, चांद सितारों की बात ना हो, कोई रियल, कोई एक्चुअल चीज़ हो जो कि एग्जिस्ट करती हो। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों उसमें हो सकती है। ये बात सबको समझ आई है? ये समझ आ गई जी। ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त आप कॉलेज को फीस भर रहे हैं, आप कहें कि मैं इस वक्त पैसे दे रहा हूँ कॉलेज को कंसिडरेशन मिल रही है प्रेजेंट में, और आपको कंसिडरेशन मिलेगी फ्यूचर में। तो ये जो पास्ट प्रेजेंट है, इसको ये इस तरह से नहीं देखना कि आप कंसिडरेशन कब दे रहे हैं, आपने देखना है कि आपको कंसिडरेशन किस वक्त मिल रही है, वो वाले उसको कवर करना है। रियल, इमेजिनरी, पास्ट, प्रेजेंट, ये वाली बात क्लियर है? कंसिडरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट ना भी हो चलेगा, मुनासिब ना भी हो चलेगा, मुनासिब नहीं भी है और अगर दोनों पार्टीज राज़ी हैं तो किसी को कोई मसला नहीं। हाँ, एक शक ज़रूर हो सकता है कोर्ट को। क्या शक होगा? कि कॉन्सेंट शायद फ्री नहीं है। अगर एक बंदा 50,000 की चीज़ 5,000 में दे रहा है तो कोई तो दबाव होगा जहन पे, कोई तो डर होगा, कोई तो खौफ होगा, कोई तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगी। तो फ्री कॉन्सेंट के ऊपर हमने आगे अगले चैप्टर में पढ़ना है कि फ्री कॉन्सेंट क्या, किस तरह से काम कर रही होती है। ये बात क्लियर है? असल में कोर्ट ये देखेगा कि जो हुआ है क्या वो कानूनी नज़र में इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। तो कानून ने कुछ खास किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग डिफाइन की हुई है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह जी। ये एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन वाली बात सबको क्लियर है? पक्का? कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखी। कंसिडरेशन वो बदला है, वो प्रॉमिस है, वो रिटर्न है जो आप दे रहे हैं। जब एक बंदा आपके कहने पे कुछ ना करे या करे, या ना किया हो या किया हो, या ना करने का वादा करे या करने का वादा करे, तो ये वादा, ये वाली चीज़ जो है वो कंसिडरेशन कहलाती है। और ये कंसिडरेशन हमेशा आपकी डिज़ायर पे होगी। इसका मतलब क्या है? आपके कहने पे ही अगला बंदा वो काम करेगा। अगर अगले बंदे को आपने ऐसी किसी डिज़ायर का इजहार नहीं किया और वो खुद ही से काम करते, तो हम कहेंगे उसने वॉलेंट्री काम किया है। कंसिडरेशन वो होगी जो एट द डिज़ायर। आप कहीं जा रहे हो और मैं जनाब आपको रोक के और खामखा एक टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूँ, और मैं कहूँ लो जी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया तो मेरे तो पैसे बन गए, तो आप कहेंगे सर मैं कब पढ़ना चाहता था, मैं क्लास में कभी पढ़ता नज़र आया आपको? कभी मैंने क्लास में मेरे चेहरे पे चाहत नज़र आई कि मैं पढ़ूंगा? तो वॉक करते करते मैं क्यों पढ़ना चाहूँगा? तो जब आपकी डिज़ायर ही नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती अगर एक चीज़ दी जा रही है तो वो कंसिडरेशन नहीं है। जैसे अक्सर आप किसी जगह गाड़ी रोकते हैं, अचानक एक बंदा आके वाइपर चलाना शुरू कर देता है शीशे पे, आप उसे कहते हैं भाई मैंने तुम्हें कहा ही नहीं, वो रुक जाता है, साइड पे चला जाता है। ठीक, तो आपकी डिज़ायर पे अगर किसी ने कोई काम किया है तो फिर तो कंसिडरेशन बनती है। अगर डिज़ायर पे नहीं किया तो कानूनी एतबार से कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन की जितनी भी बातें आपने पढ़ी, उसको पढ़ के मुझे बताइए कोई बात जो परेशान कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, तंग कर रही है, जिससे आप घबरा रहे हैं। ऑल क्लियर? पक्का? अब हम आगे बढ़ने के लिए बेकरार, बेताब जी। सस्पेक्ट का मतलब है शक, ऐसा लगेगा जी। चलें आगे चलते हैं। एक के लिए ठीक है, ठीक है। देखें, असल में बोर्ड में पोजीशन लेना भी कोई वैल्यू वाली चीज़ तो नहीं है ना, तो ये कंसिडरेशन नहीं है, ये तिजारती कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तिजारती कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें लेन देन हो बाकायदा, कि तुम मुझे ये चीज़ कमर्शियल, कोई जिन्स, कोई बेची जाने वाली टाइप की चीज़। तो ये जो ये है कि एक बंदा वालिद बच्चे से कहे तुम पोजीशन ले लो मैं तुम्हें इनाम दे दूंगा, तो इसमें वन साइडेड कंसिडरेशन है। वालिद बच्चे को एक कमर्शियल चीज़ दे रहा है, इनाम। बच्चा वालिद को क्या दे रहा है? खुशी। कानून तो खुशी को नहीं मानता, कानून तो कमर्शियल बात करता है ना।
तो ये जितनी भी बात हम पढ़ रहे हैं ये कमर्शियल है, और इसमें एक अजम्पशन है हमारी कि कंसिडरेशन बोथ साइडेड होती है। कंसिडरेशन बोथ साइडेड, ऐसा नहीं होगा कि कंसिडरेशन सिर्फ एक साइड पे हो, कंसिडरेशन हमेशा दोनों तरफ से होगी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का पहला टॉपिक है, वो ये है कि कंसिडरेशन सिंगल साइडेड कब अलाउड है। अगर पीछे की सारी डिस्कशन खत्म है तो हम आगे पढ़ना शुरू करें, पक्का? जी, आपके पास आवाज वगैरह फीडबैक सही आ रहा है? कंसिडरेशन बोथ साइडेड होनी चाहिए, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है भला? एक्सेप्शन, एक कानून बताया जाता है, फिर बताया जाता है कि ये कानून कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं करेगा। तो एक्सेप्शन का मतलब है जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। रूल क्या है? कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। वन साइडेड कंसिडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन हम 4 ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें वन साइडेड कंसिडरेशन से बन सकता है गिफ्ट्स। इसके बारे में हम बोलते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट्स वो गिफ्ट जो दिए जा चुके हों। वालिद ने बच्चे से कहा कि अगर तुम बोर्ड में पोजीशन लाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वन साइडेड है। अगर बच्चा इनाम ले आए तो बच्चा वालिद को पाबंद नहीं कर सकता कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मुझे गिफ्ट देंगे, क्योंकि लॉ ये कहता है कि कंसिडरेशन। चलें, इसका मतलब वादा किया गलत हो गया। वादा नहीं किया, बच्चे की वैसी पोजीशन आ गई, वालिद ने बच्चे को एक चीज़ गिफ्ट कर दी गिफ्ट। अगले दिन आके कहा ये चीज़ वापस करो। बच्चा कहेगा नहीं, आप ये मुझे गिफ्ट कर चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे रजिस्टर वगैरह। रजिस्टर ऐसी चीज़ है जिसकी कोई रसीद नहीं है, जिसका कोई ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक बंदे ने अगर दूसरे को गिफ्ट कर दिया तो गिफ्ट हो जाने के बाद वो उसे ये नहीं कह सकता मेरी चीज़ वापस करो। ये कह के कि देखो मैंने तुम्हें ये रजिस्टर दिया, तुमने बदले में क्या दिया, तो कहेगा ये तो देते हुए सोचना था ना, मैंने तो नहीं तुम्हें कानूनी तौर पे कहा था। तुमने अगर ये गिफ्ट मुझे दे दिया है, कंप्लीट हो गया है, तो बस अब ये मेरा है। इसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे को गिफ्ट कर दे, गिफ्ट देने के वादे की बात नहीं हो रही, अगर गिफ्ट कर दे, प्रॉपर्टी गिफ्ट कैसे होगी? दूर से इशारा करके दिखाए, वो प्लॉट देख रहे हो, जा मैंने तुझे गिफ्ट किया, नहीं, उसके नाम पे ट्रांसफर हो, एग्जीक्यूटेड हो प्रॉपर। तो अगर एक गिफ्ट प्रॉपरली तमाम शराइत पूरा हो के ट्रांसफर हो जाए एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ, तो अब इसके बारे में कोई ये नहीं कहेगा कि ये वन साइडेड कंसिडरेशन थी और वन साइडेड कंसिडरेशन नहीं थी। गिफ्ट देने का वादा गलत है, लेकिन गिफ्ट दे दिया जाए, कंप्लीट हो जाए, और अब उसको रिवर्स करने के लिए आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है दोनों तरफ से कंसिडरेशन होनी चाहिए, मैंने इसे गिफ्ट दिया, इसने मुझे क्या दिया, तो वो कहेंगे गिफ्ट देने का वादा एग्जीक्यूट करना होता तो और बात थी। आप कह देते जी ये मुझे कंसिडरेशन नहीं दे रहा, मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, लेकिन जो तुमने इसको ट्रांसफर कर ही दिया अब तुम्हारे हाथ से निकल गया। तो कंप्लीटेड गिफ्ट एक्सेप्शन है, इसमें एक पार्टी की कंसिडरेशन होती है और एक की तरफ से कोई कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन कानून इसे मानता है अगर गिफ्ट दे के कंप्लीट कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये एक लीगली बिल्कुल सही काम हुआ है। बात समझ आई? अब बात करते हैं गिफ्ट देने का वादा। गिफ्ट देने का वादा अगर हो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले लोगों के दरमियान, लव एंड नेचुरल का लव बहुत कीमती है। एक बंदा अगर अपने दोस्त को गिफ्ट देने का वादा करे और बाद में गिफ्ट ना दे और वो उसे अदालत में लेके जाएगी जी इसने वादा किया था, तो अदालत कहेगी कि अच्छा ठीक है इसने गिफ्ट देना था, तुमने कंसिडरेशन क्या देनी है? उसने कहा जी मैंने तो कोई कंसिडरेशन नहीं देनी थी, तो अदालत कहेगी हम तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते ही नहीं। लेकिन दोस्ती यारी में थोड़ी सी कमर्शियल बात आ सकती है, घर के मेंबर्स में तो नहीं आ सकती। बाप अगर बेटे से वादा कर रहा है, भाई अगर बहन से वादा कर रहा है, इनके दरमियान तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो अगर वन साइडेड कंसिडरेशन हो लेकिन मामला उन दो लोगों के दरमियान हो जिनका आपस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो कानून यहाँ पे कह देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट
माना जाएगा अगर 2 शर्तें पूरी हो जाए। नंबर 1, ये राइटिंग में होना चाहिए, और नंबर 2, ये आपने रजिस्टर करवाना है गवर्नमेंट में जाके। यानी अगर एक बाप अपने बच्चे से कहता है कि बेटा तुम पेपर दे रहे हो, अगर तुम पेपर में अच्छे नंबर से पास हो गए तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा। बच्चा जज्बाती होकर मेहनत करना शुरू कर देता है, अच्छे नंबर ले आता है, फिर वालिद से कहता है हाँ जी वो बाइक, तो वो कहते हैं उस दिन मैं बहुत खुश था तो मैंने तुम्हें कहा था मैं बाइक दिलाऊंगा, आज मैं को बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ तो मैं तुम्हें बाइक नहीं दिलाऊंगा। तो कहेगा आप ही ने तो कहा था बाइक दिलाएंगे, तो कहेगा अभी भी मैं उसी मुंह से मैं ही तो कह रहा हूँ कि नहीं दिलाऊंगा। अब बच्चा लीगली कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर अंग्रेज बच्चा होता और कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ा होता तो जहां अब्बा ने कहा था बेटा अच्छा नंबर ले लो बाइक दिलाऊंगा, कहेगा अब्बा जी लिख के दो। फिर अब्बा जी जो लिख के दें वो जाके गवर्नमेंट में रजिस्टर कराए कि मेरे प्यो ने मेरे तो वादा किया है कि अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए तो मुझे ये बाइक दिलाई जाएगी। तो राइटिंग में हो और रजिस्टर करवा दें, फिर कॉन्ट्रैक्ट तक कहते हैं अब हम उसे मान लेंगे। तो गिफ्ट देने का वादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर हो, 2 क्लोजली पार्टीज के दरमियान हो और वो रजिस्टर करवाया जाए और राइटिंग में हो, देन ये सारी शर्तें पूरी होंगी, तो फिर ये एक्सेप्शन वैलिड होगी कि 1 साइडेड गिफ्ट चल जाएगा। जी यहाँ से सवाल था कोई? नहीं, जब उन्होंने कह दिया कि रिटर्न तो फिर रिटर्न। कानून जो है ना वो अंधा होता है। तो इखलाकी तौर पे नहीं करेंगे तो अच्छा चेक करें, वो कह रहे हैं हम इखलाकी तौर पे उस वक्त लिखवाएंगे नहीं, तो फिर अदालत के पास फिर कौन से तौर पे गए हैं? जो इतनी जरूरत रखता ना कि अदालत जाके कह के मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, उसको वो जरूरत शुरू में कर लेनी चाहिए। तो इखलाकी तौर पे जब जिस वक्त उन्होंने गिफ्ट देने का वादा किया हम उस वक्त नहीं लिखवाएंगे, तो इखलाकी तौर पे जब हमें गिफ्ट नहीं मिलेगा तो हम अदालत भी नहीं जाएंगे। ये बात तो हो रही है ना कि अदालत में जाके अगर आपने साबित करना हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट था, तो अदालत को शर्तें ये चाहिए कि एक तो लिखा हुआ हो, फिर रजिस्टर हुआ हुआ हो, और तीसरा दोस्तों के दरमियान ना हुआ हो। आप कहें कि जी मुझे बड़ा लव है और मैंने जी वो वादा किया था, या जी इसने वादा किया था कि जी मुझे लव है और मैं जो है वो तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो वो दोस्ती वाला लव होगा। जैसे 2 दोस्तों को एक दूसरे से मोहब्बत होती है, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेचुरल नहीं होगा। नेचुरल वो है जो कुदरती तौर पे है, जो आपके ब्लड में है, जो आपको रिश्तेदारी की वजह से हो रहा है। तो अगर एक ही ब्लड लाइन, एक ही फैमिली के लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत है तो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, असल वाला। तो वो कह रहे हैं कि अगर असल वाला लव एंड अफेक्शन हो, लिखा गया हो, कानून में रजिस्टर हो, तो फिर गिफ्ट देने का वादा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। बहुत सारे लोगों के चेहरे मुरझा गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैसेज करेंगे लिख के वादा करो कि ये चीज़ ऐसे, तो ये जो है ना लिख के वादा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हो और रजिस्टर हो तो कानून उसको अलाउ कर देगा। क्या ये बात समझ आई? एक स्टेप आगे चलते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं फिर आपको इंग्लिश भी दिखाऊंगा। इस वक्त कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। पास्ट, वॉलंटरी सर्विस, प्रॉमिस टू कंपनसेट। लोगों ने जल्दी से किताबें पढ़ना शुरू कर दिया कि सर जो दिखाएंगे हम पहले से पढ़ लें। अगर अभी ज़रूरी होता तो मैं साथ ही दिखा देता। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा आप ये इन चारों को समझ लें और एक दूसरे से सेग्रीगेट कर लें। इस चैप्टर में आईकेएप का सबसे फेवरेट सवाल होता है इन एक्सेप्शंस में से एक सिनेरियो बना के दे देता है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इन एक्सेप्शंस को अलग से, कल अब इसलिए इसको कवर नहीं किया, हमने नेक्स्ट डे पे डाला कि हम इसको अच्छी तरह से देख सकें। इंग्लिश में आपको सारों की दिखा दूँगा। जी जो ब्लड रिलेशन है, जिनके दरमियान नेचुरल लव पाया जाता है, जो समझा जाता है। अब अगेन जो लॉ है ना, वो लॉ जब भी ब्लड रिलेशंस को काउंट करता है तो वो साथ में एक और रिलेशन को खुद ही से ऐड कर देता है, विच इज स्पाउस। स्पाउस कहते हैं शौहर या बीवी को, शरीक हयात को। तो आप आगे भी जब लॉ पढ़ेंगे ना अगले सब्जेक्ट में भी, तो जब भी लॉ करीबी रिश्तेदार बता रहा होगा तो आपकी ब्लड लाइन वाले सारे रिश्तेदार बताने के बाद वो कहेंगे कि स्पाउस भी उसी में कवर होता है। तो मियाँ बीवी भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन में काउंट हो जाते हैं। पेपर में फर्ज करें एक रिश्ता नज़र आया, चाचा,
अब आपको समझ नहीं आ रहा कि चाचा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में काउंट करूं या ना करूं, तो चूंकि किताब ने कोई लिस्ट नहीं दी नेचुरल लव वाले रिलेशंस की, तो आपने वहां पे सवाल को सॉल्व करते हुए कह देना है कि अगर तो ये मेरे अंकल के साथ जो, या ये मिस्टर फलाना का जो अंकल के साथ रिलेशन है, अगर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला है तो फिर ये शर्तें हैं। यानी फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना, खुद से नहीं अजम्पशन ले लेनी, लेकिन अगर तो बिल्कुल आपको प्योर 1 to 1 ब्लड लाइन मिल रही है, यानी कि वालदैन उनके वालदैन उनके वालदैन, ये बिल्कुल लीनियर रिलेशन होता है। आप औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, मतलब ये नीचे तक भी, और लेफ़्ट राइट अगर देखें तो जो बहन भाई हैं, तो जो बहन भाई वालदैन उनके वालदैन, औलाद उनकी औलाद, इनमें हमेशा होता है। और एक एडिशनल जो बीच में ऐड कर दिया जाता है, दैट इज़ स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड। तो इनके दरमियान नॉर्मली नेचुरल लव होता है, ये कॉमनली अंडरस्टूड है। अब पेपर में कोई ऐसा रिश्ता आया कि हो सकता है वो कहें कि जी आपका एक चाचा है, उसने हमेशा आपको पाला है और आप उसको बाप से बढ़ के चाहते हैं। अब सब्जेक्टिवली शायद हम इसे नेचुरल लव कह सकें, तो अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना, आपने लिख देना है कि इफ दिस रिलेशन इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो फिर ये रूल है। डन। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस। आपके किसी दोस्त ने आपकी मदद की, आप जब सीए कर रहे हैं तो सीए के दरमियान आपको ऐसे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, कोई बीकॉम कर रहा होगा, कोई एमकॉम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर इस वक्त मुश्किल वक्त आता है और आपका वो दोस्त आपकी मदद करता है, माली तौर पे मदद करता है, कभी आपको कोई सपोर्ट कर देता है, इस तरह से करके, और आप हमेशा उसको उसकी तरफ देख के कहते हैं कि दोस्त मैं तेरा बदला नहीं चुका सकता, मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ। तो कहता है अरे मैं तुम्हारे से बदला लेने के लिए थोड़ी किया है, मैं तो इसलिए किया कि तुम परेशान थे, तो मैंने जो किया अपनी खुशी से किया, वल्लाह मुझे इससे तुमसे कोई मफाद नहीं। नॉन कमर्शियल था, वॉलंटरी सर्विस थी। कुछ 17-18 साल बाद जब आप सीए बन चुके थे, मतलब सीए तो चलो पहले बन गए होंगे, लेकिन 17-18 साल बाद जो है वो आप सीए बन चुके हुए के बाद से काफ़ी सारी जॉब कर चुके हुए थे। मैं कहा कहीं आप ज़्यादा ऑफेंड ना हो जाए जी। तो तकरीबन 17-18 साल बाद आप एक जगह पे अच्छे सेटल हुए हुए थे, और अचानक से आपकी आंखों के सामने एक तस्वीर गुजरी, फेसबुक ने आपको 18 साल पुरानी मेमोरी याद कराई। तो आपने कहा अरे मेरा ये दोस्त, इसने कितना मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया, चलो एक काम करता हूँ, इससे मिलता हूँ और देखता हूँ कि क्या चल रहा है, ये भी ज़िंदगी में बहुत आगे पहुँच गया होगा। वो बेचारा बीकॉम एमकॉम कर रहा था, उसके माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे, आपसे थोड़े बेहतर थे, आपको सपोर्ट करता था। आपने जाके देखा तो बस बेचारा गुजारा सी एक नौकरी कर रहा था और कोई बहुत ज़्यादा हालात अच्छे नहीं थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा दोस्त तूने उस वक्त मुझे मदद नहीं करने दी, लेकिन आज मैं ये इरादा करता हूँ कि मदद करूँ। उसने कहा नहीं मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, इस वक्त मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं आज ये वादा करता हूँ कि मैं 10 दिन बाद आके तुम्हें 15 लाख रुपए दे के जाऊँगा। उसने कहा ठीक है यार मुझे चाहिए नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो तो चलो। मेरा दिल बड़ा हो गया। 10 दिन बाद भूल गए आप, आपने कोई कीमती चीज़ खरीद ली, किसी और जगह पे पैसे लगा दिए, और दोस्त ने आके आपसे कहा कि यार वो तुमने पैसे देने का वादा किया था। आपने कहा हाँ किया तो था, तो पैसे यार वो तो मुश्किल है। अब आपने उसको पैसे देने का वादा किया है, वो आपको अदालत ले जा सकता है, और अदालत जब लेके जाएगा तो आप अदालत में कहेंगे कि जी इस वक्त गौर से देखिए मेरे इस वादे में इसने क्या कंसिडरेशन दी है। इसने जो पास्ट में किया था वो तो वॉलंटरी किया था, वो तो इसने करना था। याद है हमने कहा था जो वॉलंटरी किया जाए या जो ड्यूटी हो उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं होती। इसने अपनी खुशी से किया था। मैं अगर आज ऐसे वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये बदले में मुझे आज क्या दे रहा है। तो वो ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कंसिडरेशन की एक एक्सेप्शन बताई है कि अगर एक पास वॉलंटरी सर्विस आपको मिली हो और आप फ्यूचर में आके एग्री करें और वादा कर लें कि आप उस पुरानी चीज़ को कंपनसेट करेंगे आज, तो ये वादा भले वन साइडेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। यानी यहाँ लॉ ने थोड़ा सा अखलाकियात को थोड़ा सा देखिए, उसने वादा, उसने आपकी सपोर्ट की थी, भूल भाल गया था 18 साल से, वो भूल भाल के अपनी तरफ से नेकी करके बैठा था। आप गए, आपने उसका कंधा हिला के उसे झंझोड़ा, उसके दिल में एक उमंग जगाई और उसके बाद फिर भाग गए। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपने कोई गुज़िश्ता चीज़ याद करा के वादा कर लिया किसी को कंपनसेट करने का, अब आपको उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। जी अब सवाल ये कि क्या इसे रजिस्टर करवाएगा या नहीं, यहाँ पे इसका राइटिंग में होना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वो प्रूफ कैसे करेगा, इसका मेरे पास क्या जवाब है, ये अदालत के मसले हैं।
हम तो पढ़ेंगे ना कि कानून क्या है। कानून ये है कि वो अगर साबित कर दे तो वो इससे ये पैसे रिकवर कर सकता है। वो साबित कितने वकीलों से करेगा, कितने गवाहों से करेगा, कौन सी वो सीसीटीवी फुटेज होगी, क्या होगा, वो अदालत के मसले हैं। हमने कभी भी इसमें हाथ नहीं डालना कि अदालत में साबित कैसे होगा, बस हमने कह देना गलत हुआ है, अगर अदालत में साबित हो गया तो ये। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें पास्ट में आपको एक साथ कुछ अच्छा हुआ था और आप फ्यूचर में आके वादा करते हैं कि आप उस पास्ट वाली चीज़ को कंपनसेट करेंगे। तो फिर जैसे अगर कोई परिजात जाके वादा कर दे किसी, वो कौन सा गैराज वाला कौन था बंदा, कोई उस्ताद कल्लू, ठीक है, तो अगर कोई परिजात जाके किसी कल्लू उस्ताद से वादा करे कि तूने मेरी मुश्किल टाइम में मुझे सपोर्ट किया, मैं तुझे गैराज बना के दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि पास्ट में आपको एक वॉलंटरी सर्विस मिली, पास्ट में आपको सपोर्ट मिली, तो फ्यूचर में आप वादा करते हैं कि मैं तुम्हारी उन सर्विसेज के अगेंस्ट तुम्हें कंपनसेट करूंगा। अगर वादा कर लिया तो कानून की नज़र में वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ आई? यहाँ तक हमने जितना पढ़ा एक दफ़ा उसकी इंग्लिश देखते हैं और फिर हम आखिरी रूल की तरफ आते हैं, टाइम बार्ड की तरफ। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक्सेप्ट फॉलोइंग। बगैर कंसिडरेशन के एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड, सिवाय नीचे वाले चार के। गिफ्ट्स की बात करते हैं। गिफ्ट विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी, डोनर वो होगा जो डोनेट करेगा गिफ्ट, और डोनी वो होगा जिसको मिला होगा। गिफ्ट विच आर एक्सेप्टेड बाय डोनी आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड आर वैलिड। जो गिफ्ट्स मिल जाते हैं, दे दिए जाते हैं, वो वैलिड हो जाते हैं। गिफ्ट इज एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग थ्रू अ डीड ड्यूली रजिस्टर। जैसे रजिस्टर है, इस पर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा ज़मीन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी बाकायदा रसीद और पूरा सिस्टम होता हो, तो वो गिफ्ट कब कंप्लीटेड गिफ्ट माना जाएगा? जब उसको प्रॉपर राइटिंग से, प्रॉपर तरीके से एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ प्रॉपर ट्रांसफ़र किया गया होगा। ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली, प्रॉपरली रजिस्टर्ड। गिफ्ट समझ आया? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वैलिड है, यानी कि एक्सेप्शंस बताई जा रही हैं कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है सिवाय इन केसेस में। तो एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इफ इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर। तो अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि फिर ये वाला नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला प्रॉमिस जो है वो वैलिड है। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस, सच प्रॉमिस मेड इज वैलिड इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट। अगर ये प्रॉमिस हो कि हाँ भाई मैं तुम्हें हर्जाना अदा करूंगा, मैं कंपनसेट करूंगा, तुमने मेरे साथ जो अच्छा किया मैं उसका बदला दूंगा। एंड द पर्सन हु इज टू बी कंपनसेटेड, वो पर्सन जिसको आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरी, जिस उसने पहले कुछ वॉलंटरी किया, और हैज डन समथिंग विच द प्रोमिसर वाज लीगली बाउंड टू डू, या वो जो उसने किया था वो तो उसकी ड्यूटी थी। याद है हमने कहा था अगर एक बंदा वो काम करे जो उसकी ड्यूटी है, या एक काम अपनी खुशी से कर रहा हो, तो आप उस पर कंसिडरेशन नहीं बनती। तो एक बंदे ने आपके साथ कुछ अच्छा किया, अच्छाई के ज़ुमरे में या ड्यूटी के ज़ुमरे में, किसी भी हालत में वो कंसिडरेशन में नहीं आता था। आज आप उसे वादा करें कि मैं आपकी उस पास सर्विस पे आपको कंपनसेट करूंगा, तो फिर अब आप पे वाजिब हो जाएगा कि आप ऐसा करें। बात समझ आई? फाइनल इसमें कॉन्सेप्ट है टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट, इसको टाइम बैंड डेट भी कहते हैं। एक लॉ है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें याद नहीं रखना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। कई दफ़ा कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम बार हो जाते हैं। टाइम बार का मतलब है ख़ास टाइम गुजरने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। एक बंदे ने दूसरे को उधार दिया, सालों साल तक पूछा ही नहीं, ना कभी तकाजा किया, दूसरा भी समझा कि ठीक है उसने मेरी मदद के लिए किया होगा, और अचानक से एक दिन पहुँचे और कहे मेरा उधार वापस करो, तो कानून की नज़र में वो उधार एक्सपायर हो चुका होता है। कानून ने एक रूल रखा हुआ है कि अगर 3 साल एक लोन को ड्यू हुए हो जाए और तकाजा ना किया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो डेट टाइम बार हो जाता है, यानी 3 साल के बाद वो डेट ख़त्म। अब उस पर कोई वाजिब नहीं है कि आपको वो पेमेंट मिलेगी। इसका मतलब है कि जिसको पैसे चाहिए उसको कानूनी तौर पे तकाजा करना चाहिए,
और दूसरा बंदा अगर पैसे नहीं दे रहा तो दोबारा तकाजा करना चाहिए। अगर एक डेट ड्यू हो गया और 3 साल तक तकाजा ही ना किया जाए तो कानून की नज़र में वो डेट खुद ब खुद मर जाता है, क्योंकि कानून ये अजम्पशन ले लेता है कि हो सकता है वो बंदा ही मर गया हो जो पैसे लेने वापस नहीं आया, या वो ज़िंदगी में इतना अमीर हो गया हो कि उसको इन पैसों की ज़रूरत ही ना हो। तो अगर एक बंदे का डेट 3 साल तक उससे वापस नहीं मांगा गया तो वो डेट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये एक और लॉ है, लिमिटेशन लॉ, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसी लॉ ने कहा कि ये नॉर्मल लोन है कोई भी, उसी लॉ ने कहा कि ये जो चेक है ये 6 मंथ्स में एक्सपायर हो जाएगा। शायद कभी आपने प्रैक्टिकली सुना हो, चेक अगर एक बंदे ने दूसरे को दिया तो उसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने। 6 महीने बाद वो चेक जो है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उस चेक पे आपका लीगल राइट ख़त्म हो जाता है। तो ए ने बी को भला क्या कहा होगा कि अगर मैं तुम्हें 235 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे 1 लीटर पेट्रोल दे दोगे? बी ने 1 लीटर पेट्रोल दिया और ए ने 235 रुपए का एक चेक बना के उसको दे दिया, 235 रुपए का। बी को चेक मिला, बी बड़ा खुश हुआ। पहली दफ़ा उसे किसी ने चेक में पेमेंट की थी, उसने जनाब चेक अपने दोस्तों को दिखाया कि देखो आजकल तो मेरे बिज़नेस में मुझे चेक्स में पेमेंट आना शुरू हो गई है। उसको फ्रेम करा के दीवार पे, अपनी ऑफिस की दीवार पे लगा दिया कि जो भी आता है तो वो देखता है कि अच्छा यार यहाँ तो चेक्स में पेमेंट्स होती हैं, इस तरह से करके। तो 7-8 महीने तक वहाँ डिस्प्ले पे रखा, फिर सोचा चलो एक काम करते हैं इसको इनकैश करा लेते हैं। बैंक के पास गया, उनसे कहा ये कागज़ जमा करा दें। उन्होंने कहा ये क्या है? अगर चेक, उन्होंने कहा वो तो मुझे नज़र आ रहा है लेकिन इस पर टाइम तो देखिए। उसने टाइम देखा, हाँ तो क्या मसला है, 8 महीने पुराना चेक है। उन्होंने कहा जी हमारी ज़बान में ये चेक मर चुका है, अब ये कागज़ का टुकड़ा है। उन्होंने कहा जी इससे अब मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जी इसको कश्ती बना के पानी में चला दें, ये चलता जाएगा, आराम से आप उसे देख के एंजॉय करते रहिएगा। ये कागज़ की अब इससे ज़्यादा कोई कानूनी हैसियत नहीं रह गई आपने जो किया है इसके साथ। तो उसने कहा नहीं कोई और तरीका। उन्होंने कहा जाके उस बंदे का तल्ला डाल के देख लो, शायद वो मान जाए। जिस टाइम पे इसने 1 लीटर पेट्रोल दिया था और इसने चेक दिया था, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो चुका था, ख़त्म कहानी, दोनों ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दिया। पैसे निकले नहीं अभी एक अकाउंट से, लेकिन ए ने इंतहाई ईमानदारी से उसकी पूरी रकम अदा कर दी अपनी तरफ से। अब अगर 6 महीने गुजर जाएं और वो रकम ना निकाली जाए तो ए अपनी जिम्मेदारी से सुबदोश हो गया, आज़ाद हो गया। अब ए पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि ए चेक दोबारा से दे। लॉ ये कहता है कि अगर बी ए के पास जाए और तरला करे और ए राइटिंग में एग्री कर ले कि चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें दोबारा चेक दे देता हूं, अब ए बाउंड होगा उस चेक के लिए। टाइम बार डेट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर टाइम बार डेट जिस बंदे के जिम्मे पैसे देने थे जो आज़ाद हो चुका है उससे, अगर वही इन राइटिंग वादा कर लेता है कि चलो कोई नहीं मैं तुम्हें दे दूंगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए एक नया चेक दे रहे हैं और मिस्टर बी उसके बदले कुछ नहीं दे रहे। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में उसने एक चेक दिया था और उसने पेट्रोल दिया था, कहानी खत्म हो गई थी। अब इस वाले एग्रीमेंट में ये चेक दे रहा है और वो बंदा कुछ नहीं कर रहा। वन साइडेड कंसिडरेशन अलाउड नहीं है। लेकिन इस केस में चूंकि टाइम बार डेट की वजह से मसला बना था और पैसे जिसने देने थे उसने खुद ही दरिया दिली दिखाते हुए एग्री कर लिया है कि मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं, तो ये अलाउड है। बात समझ आई? अंग्रेजी देखते हैं। प्रॉमिस टू कंपनसेट टाइम बार डेट। अब प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट इज एनफोर्सेबल इफ, ये प्रॉमिस कब एनफोर्सेबल होगा? अगर ये राइटिंग में हुआ हो, साइन बाय डेटर और एजेंट। डेटर जिसने पैसे देने थे, हमारी एग्जांपल में किसने पैसे देने थे? ए ने पैसे देने थे, तो ए या ए का कोई एजेंट अगर उसे साइन कर दे। इट रिलेट्स टू अ डेट, ये ऐसे डेट से रिलेट करता है, वो पुराने 235 रुपए के उससे, विच कुड नॉट बी एनफोर्स बाय अ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है हमारी एग्जांपल में? बी। जो बी एनफोर्स नहीं करा सका बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। वो जो लिमिटेशन का लॉ है ना जो कहता है इतने अरसे बाद आपका डेट फारिग हो जाता है। तो अगर एक टाइम बाद डेट हो और उसको पैसे देने का कोई वादा कर ले तो यस वो दोबारा जिंदा हो सकता है, अगर ये वादा राइटिंग में किया जाए और ये वादा वही करे जिसके जिम्मे पुराने पैसे देने थे। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि जी कंसिडरेशन का क्या रूल है, तो आप कहें कंसिडरेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। कंसिडरेशन किसी एक तरफ से हो तो वो वैलिड
नहीं होगा, लेकिन 4 केसेस में एक तरफ की कंसिडरेशन चल जाती है। गिफ्ट्स में एक बंदे के लिए कंसिडरेशन है और दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा, बट अगर वो कंप्लीटेड गिफ्ट है तो अलाउड है। एक और गिफ्ट जो गिफ्ट देने का वादा है उसमें नेशनल लव एंड अफेक्शन में अगर इस तरह का वादा किया जाए, लिखा जाए, रजिस्टर हो, नियर पार्टीज के दरमियान हो तो अलाउड है। वॉलंटरी सर्विस पास में किसी ने दे दी और आप आज फ्यूचर में उसको कंपनसेट करने का वादा कर रहे हैं तो ये भी अलाउड है। इसके लिए राइटिंग होना ज़रूरी नहीं, बाकी सब में राइटिंग होना ज़रूरी है। और अगर कोई टाइम बाद डेट ख़त्म हो चुका है और जिसने पैसे देने थे अगर वो दोबारा से राइटिंग में एग्री कर लेता है कि वो फिर से पैसे दे देगा तो ये चीज़ अलाउड है। अदरवाइज अगर वो लिख के वादा ना करे तो आप अपना पैसा लेने का हक खो चुके हैं। जितना हमने पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? सर ये गिफ्ट डिफाइन होना जरूरी है? क्या चीज़? जो नेशनल लव अफेक्शन है, आप वादा करेंगे कि मैं 1 ले लूँगा और बाद में आप कहेंगे नहीं मैं 70 ले लूँगा, तो फिर असल में अगर वादा किया 1 to 5 का और लिखा गया और रजिस्टर भी हो गया तो अब 1 to 5 ही देना मस्ट होगा, क्योंकि वादा ही उसी का किया। फिर अगेन आप उसे कंटिंजेंट बना लेंगे। कंटिंजेंट क्या होता है? जिसमें आप अगले बंदे को एक शर्त बता देते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर ये चीज़ होगी। हाँ, तो अगर वो शर्त पूरी उसने ना की तो फिर अब आप भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, चूंकि उन्होंने बस कह दिया गिफ्ट हैम्पर। अब गिफ्ट हैम्पर इज व्हाट जो उन्होंने डिफाइन किया है, तो वो आपको कुछ भी दे दें, अंदर से छोटा सा चूजा निकल आए या जी, अगर वो गिफ्ट हैम्पर ना दें तो फिर गलत है, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि इतनी की शॉपिंग करेंगे, तो वो जब लिखा है तो वो एक्सप्रेस हो गया और आपने जब उतने की शॉपिंग कर ली तो आपने एक्सेप्टेंस दे दी। उन्होंने क्या कहा था? इतने से ऊपर की शॉपिंग, शर्त बताई थी, आपने शर्त फॉलो कर ली, अब उन पे वाजिब है। जी, लव एंड अफेक्शन का थर्ड पॉइंट, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वो कह रहे हैं ये जिन बंदों के दरमियान हुआ हो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन रखते हो एक दूसरे से, नियर रिलेशन। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक दादा और एक पोता, और दादे ने अपनी जायदाद से पोते को सही से हिस्सा नहीं दिया, या पोते के अब्बा जान को भी सही से हिस्सा नहीं दिया। अब्बा जान और पोता बड़ा शदीद नाराज़ है और एक दूसरे शहर में रहते हैं। दादाजी का अपना बिजनेस है, ये पोते ने अपना बिजनेस शुरू किया और इसकी दिन रात ख्वाहिश ये है कि मैं अपने दादे के बिजनेस को हराऊंगा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो लगता है खूनी रिश्ता है, लेकिन अब ये नियर रिलेशन में नहीं है। तो कानून ये कह रहा है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी हो और ताल्लुक भी करीबी हो। ऐसा ना हो कि दो भाई जो कि बहुत दुश्मन है एक दूसरे के और हम कहते हैं जी देखिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसलिए अब इसका मतलब ये है कि पेपर में अगर तो आपको उन्होंने उलझाना होगा तो बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल बताएंगे कि दो लोग हैं, उनमें लड़ाई झगड़े फलाना फलाना फलाना। नॉर्मली इतना उनके पास टाइम नहीं होता, नॉर्मली इतना उनके पास नंबर नहीं होते, और ICAP हमेशा मानता है कि जो गुड़ से मर जाए उसे जहर देने की ज़रूरत ही नहीं। तो वो एक आसान से सिनेरियो में लोगों को उलझा देते हैं, तो इतनी मुश्किल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम पढ़ते हुए हर गहराई अच्छी तरह से देख ज़रूर रहे होते हैं। जी, वाइफ और चचा। वाइफ को मैंने कहा कि वाइफ नॉर्मली नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आता है, ये मतलब लॉ हर जगह स्पाउस को आपका बहुत ही क्लोज एसोसिएट मानता है। लेकिन जो चचा हैं उसमें कानून ने एक्सप्रेसली नहीं बताया। नॉर्मली जहाँ लिस्ट रिश्तेदारों की दी हुई होती है वहाँ चचा का जिक्र नहीं होता, चूँकि ये कानून जो हमारे पास पहुँचे हैं अंग्रेज़ों के पहुँचे हैं, और अंग्रेज़ों के यहाँ वो फैमिली का वो वाला निज़ाम ही नहीं है जिसमें चाचा के साथ मोहब्बत का भी कोई कॉन्सेप्ट हो। हमारे कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ चाचा तकरीबन उतना ही मुकद्दम है जितना बाप मुकद्दम है, और आप उसकी बात भी मान रहे होते हैं। तो पेपर में अगर चचा आ जाए तो फिर आपने करना ये है कि आपने लिख देना है कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो फिर ये जवाब। अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि आपने बस पेपर में फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना है, बजाय इसके कि आप उनके दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। आपने लिख देना है कि अगर इनके दरमियान नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो फिर। अब अगेन स्टेप रिलेशन हो या इस तरह से मतलब थोड़ा सा दूर का रिलेशन हो, हल्का सा भी दूर का हो, जो ब्लड लाइन से थोड़ा सा साइड पे हो गया, तो दिस इज बेटर कि आप लिख लें उसमें। जी, क्या ये सारी बातें समझ आई? सर जिस दोस्त ने कहा था कि 15 लाख में दूंगा, क्या था? सर जो आपने एग्जांपल दी थी उसमें पॉइंट की प्रॉमिस टू कंपलसरी, सर उसमें जो बाद में मतलब उसकी ड्यूटी की लाइफ उससे कहा कि मैं 15 लाख दूंगा, तो आपकी गारंटी बिल्कुल। तो उसको किस तरह रिपोर्ट नहीं किया उसके पास अब अगेन जब मैं कहता हूँ A ने B को
वादा किया कि मैं 235 में 1 लीटर पेट्रोल दूंगा, बी अगर नहीं दे तो मुझे बताएं ए क्या करेगा उसके साथ? अदालत लेके जाएगा। आज मैं स्टूडेंट हूँ, किस सबूत पे लेके जाएगा? ये तो मैंने बोर्ड पे लिखा तो आपको पता लगा ना, ये तो एक बंद कमरे में बैठ के एग्रीमेंट कर रहे थे, कैसे साबित होगा? ये कैसे साबित हो गया कि जंग में पड़ गए ना तो रुल जाएंगे? क्योंकि वो हमारा मसला नहीं है, वो वकीलों का मसला है कि वो उन्होंने खामोशी से कहा था, लिख के कहा था, एक्शन से समझा था, गवाह मौजूद थे, लिखत पढ़त थी, क्या था, कैमरा लगा हुआ था, वो उनके मसले हैं। तो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि वो कैसे साबित करेगा कि उसने 15 लाख का वादा किया है, तो इसी तरह से मेरी तो हर एग्जाम्पल में कभी भी साबित नहीं हो रहा होता। ये तो मैं कागज़ पे आपको बता रहा होता हूँ, ये पता नहीं कौन से कमरे में बैठ के ये वाला एग्रीमेंट कर रहे हैं और पता नहीं इनके पास क्या गवाह मौजूद होंगे। तो एक अजम्पशन हमें लेनी होगी कि हमें जानना होगा कि ये चीज़ कानून है, और अगर ऐसा हुआ तो ये अदालत में जा सकते हैं। अदालत में जाके क्या करेंगे, होगा क्या, साबित कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये हमारा मसला है ही नहीं। यानी कि हम ये assume कर लेंगे कि वो जो 15 लाख कह रहा है उसका लीगल बाइंडिंग है, तो उसमें एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था कि 2 assumptions हमने लेनी है। एक, जब भी कोई भी मैं अरेंजमेंट आपके सामने लिखूं या पेपर में सवाल आए तो एक चीज़ ज़रूर सोच लें कि बीच में लीगल बाइंडिंग होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। और दूसरा आपने सोचना है कि अदलिया हमेशा खुद मुख्तार, गैर जानिबदार और ईमानदार है। ये कॉमन साफ असम्पशन हमने लेनी ही लेनी है जी, वरना तो गलत हो जाएगा ना। हम कानून पढ़ते हुए कानून के खिलाफ सोचना शुरू कर दें तो कानून के जो इदारे हैं हम उनको हमेशा मुकद्दम रखेंगे। और वैसे भी अच्छे इदारे होते हैं, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लोड बहुत ज़्यादा होता है ना, इंसान इतने ज़्यादा होते हैं जी। वापस इधर आते हैं, इससे पहले कि रिकॉर्ड हुई हुई क्लास में आपको ख़तरनाक जुमला निकलवा दें जी। सब समझ आया? अच्छा, अब आपको एक जादू बताता हूँ। 2.5 हफ्ते में 2 चैप्टर, तो अगले 2 चैप्टर 2.5 दिन में हो तो कितना मज़ा आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। इस वीक हमारा जो असल टारगेट है, ये तो पिछले वीक का चला आ रहा था ना, ये तो हम साथ साथ ज़रा टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो उसको ड्रैग कर रहे थे। अब हमारे पास जितना टाइम बचा है, यानी कि 10 मिनट आज, कल का 1 घंटा और परसों के 45 मिनट, इसमें हमने सिर्फ 2 चैप्टर करना है, सिर्फ 2 चैप्टर, महज 2 चैप्टर। अगर किताब आपके हाथ में है तो शायद आप वो चैप्टर्स के नाम सुन के ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। एक चैप्टर 5 और एक चैप्टर 8 है, मैं इसको चैप्टर ही कहता हूँ। ये एक सफ़े के हैं बेचारे। इससे क्या होता है, अचानक से ना नंबर गेम बड़ी बेहतर हो जाती है, बड़ा अच्छा सा लगना शुरू हो जाता है कि यार वो 4 चैप्टर ख़त्म हो गए हमारे। तो हमने 2 दरमियाने साइज़ के चैप्टर किए, तो 2 बहुत ही छोटे चैप्टर कर लेंगे, तो उससे जो है वो आपको मज़ा आएगा कि यार ये तो बड़ा कमाल काम हो गया। फिर नेक्स्ट वीक हम चैप्टर 4 पे हाथ डाल देंगे, जो कि हमारा इस जोन का या कॉन्ट्रैक्ट टेक का समझे सबसे बड़ा चैप्टर है। तो तैयार हैं फिर 2 छोटे छोटे से क्यूट से चैप्टर्स के लिए। एक चैप्टर तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज ना ख़त्म हो। अब आप ये भी नहीं कहेंगे कि हैंड आउट नहीं है, या है हैंड आउट नहीं है? नहीं तो बुक्स आप लोग बता रहे थे आपको मिलना शुरू हो गई थी। अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मसला ही हल हो गया। फिर भी जाहिर है हम लोग इतनी तेजी से तो रिएक्ट नहीं कर सकते, 10 मिनट में फोटोकॉपी तो नहीं हो सकता ना। किसकी, क्या बात कर रहे, आगे पीछे हुई है, दे दे फिर। ये देखा, टीम पहले से चाको चौबंद बैठी हुई थी। इसे कहते हैं प्लान्ड साजिश, प्लान्ड साजिश। चलें, बड़ी मजे की डिस्कशन है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? 2-4 मिनट पहले ख़त्म कर दें। ओए होए होए, पूरे 2 बजे? ठीक है, मामला बड़ा नाजुक है। असल में चक्कर ये है कि मुझे ऊपर वाली क्लास 5-6 मिनट लेट मिलती है, वो कनेक्टेड क्लास है, जिसकी वजह से मैं वो 5-6 मिनट लेट छोड़ता हूँ, और नीचे आके इस वाली क्लास में 8-9 मिनट, आज भी 9 मिनट में लेट हो चुका था। और इससे आगे मेरे पास थोड़ा सा मार्जिन होता है, मेरी अपनी क्लास होती है तो वो कमती लॉ वाली है, वो 5-1 मिनट लेट भी हो तो चल जाता है। 2 बजे आपकी क्लास होती है वहाँ, वो 2:15 नहीं होनी थी।
गलत, उन्होंने गलत टाइम प्लान कर लिया, क्योंकि यहाँ 3:15 FR1 की थी, क्योंकि वो एक अच्छे टाइम पे टैक्स की क्लास प्लान कर रहे थे। हुआ ये कि हम लोगों ने पहले ना ये 2 क्लासें जोड़ के रखी हुई थी, बी लॉ, और फिर हमारे टाइम टेबल में कुछ मसला आया और बी लॉ और FR1 में गैप आ गया। तो हम बार बार यही सोच रहे थे कि ये दरमियान का गैप जो है ना वो कोई और ना खा जाए, क्योंकि मेरी क्लास 2 बजे ख़त्म हो जाती है और 3:15 बजे FR1 शुरू होती है। तो देयर वॉज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी उस 1.25 घंटे में कि कोई भी एक अगर टैक्स की क्लास रखे तो वो थोड़ा सा तंग कर सकता है। चलें, मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा। आज आपने थोड़ा सा लेट रिमाइंडर दिया, तो ये अब आपने कल ज़रा टाइम से रिमाइंडर देना है। तो ये मसला सिर्फ 3 दिन हुआ करेगा। इन 3 दिनों में एक दिन मैं टाइम से छोड़ दूंगा, ठीक है, चल एक दिन टाइम से पहले छोड़ दूंगा, एक दिन टाइम पे छोड़ूंगा और एक दिन टाइम से लेट छोड़ूंगा, तो ये एवरेज निकल आएगी थोड़ा बहुत। और सर से मैं कोशिश करूंगा बात करने की, अगर उनके पास थोड़ा सा आगे मार्जिन है तो मैं उनसे कहूँगा अगर आप 2:05 पे क्लास शुरू कर लिया करें, कोई बात नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ के टीचर से मैं बात कर सकता हूँ, मैं कहीं और के टीचर से भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं मुझे पता है वो टाइम, असल में ये जो आपको बता रहा हूँ ना 2 से 3:15, ये टाइम टेबल देखते साथ ही सबसे पहले मैंने उनकी ज़ुबान से सुना था कि यार तो बड़ा आइडियल टाइम है, इस वक्त टैक्स की क्लास होनी चाहिए। तो वो तो मुझे पता है कि 2 बजे वाली क्लास किसकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो 1 मिनट की गुंजाइश निकाल लें, मैं उनसे कहूँगा सर देखें बच्चे तो सबके साझे होते हैं, ठीक है जी शाबाश, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इसने बताया कि वो क्लास शुरू 10 मिनट लेट होती है, ठीक है, डन हो गया। तो ये असल में सर ने अपने तौर पे वो मार्जिन रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, कोई बात नहीं। मेरी इस फ्राइडे को उनसे मुलाकात है, मैं उनसे एक दफ़ा पूछ लूँगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कि इधर से अगर कुछ बच्चे आपके पास आते हैं कुछ देर होने का, तो हो सकता है वो खुद ही मुझे बता दें कि नहीं जी मैं तो 5-7 मिनट तो एवं ही गप्पे मार रहा होता हूँ। 10-12 मिनट, अच्छा पैदल जाना है, तो आपका कोई और ऐसा फेलो नहीं है जो बाइक पे वहाँ जाता हो? ओए होए, ठीक है, हाँ ये पैदल वाला मसला जो है ना मेरे ध्यान में नहीं था, वरना बाइक पे 2 मिनट भी शायद ज़्यादा है सफ़र। ठीक है जी, चलें। ये भाई ने का सुबह 8:40 पे भी होता था, आप अगर उस टाइम पे जी अब भी होता है, लेकिन असल में वही बात है कि वो फिर ना टाइम बंदा ऐसे प्लान करता है कि या दोपहर में पढ़े या सुबह में पढ़े। अब इधर वापस आते हैं, भाई ने गलत मौके पे छेड़ दिया है, लेकिन मैं इसका परसों एक लोकल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। अगर टीचर ही मुझे एक्सप्रेसली कह दें कि सर 2:05 तक मैं बिल्कुल कभी भी कुछ ऑफिशियल नहीं पढ़ाऊंगा, तो 5 मिनट का मार्जिन आ जाएगा। फिर आप हर दिन शाम के वक्त यहाँ सामने वाले ग्राउंड में थोड़ा सा दौड़ने की प्रैक्टिस किया करें, थोड़ा आपने रफ्तार बढ़ानी है, थोड़ा सा, अच्छा ये आपने रफ्तार बढ़ानी है या कोई दोस्त बढ़ाना है, कोई ऐसा दोस्त जो कि बाइक रखता हो और वो आपको फौरी तौर पे वहाँ ले जा सके। ले जी, इससे पहले कि हम सिरे से चैप्टर में दाखिल ना हो चुके हैं, चैप्टर में दाखिल होना तो बड़ा ज़रूरी है जी। डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारे जिस चैप्टर का नाम सबसे बड़ा है वो चैप्टर नंबर 8 है, सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। मैं इंडेक्स के अंदर जब सारे चैप्टर्स लिख रहा था तो ये अकेला 2 लाइनों पे जा रहा था, तो इसको थोड़ा सा कट छट करके और थोड़ा सा जो है ना उसको सुधारा, तो काफ़ी लंबा चौड़ा सा नाम है। ये एक बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है, हम इन्हें कहते हैं कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉसाई। इससे पहले कि आप इसे कासी कासी पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। इनका एक दूसरा नाम भी है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। नाम से क्या लग रहा है? सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसका उर्दू तर्जुमा कुछ ऐसे मरासिम जो कि रिजेंबल को उर्दू में क्या कहते हैं? ऐसे मरासिम जो मुशाबिहत रखते हैं उनसे, जैसा कि मुआहदे में होता है। उर्दू तो ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो बहरहाल कुछ ऐसे मामलात जो देखने में आपको लगता हो कॉन्ट्रैक्ट जैसे, तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया नहीं जाता, लेकिन पार्टीज के दरमियान ऐसा रिलेशन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद वजूद में आ जाता है।
एक जुमला अगर आपको याद रहा तो ये चैप्टर कभी परेशान नहीं करेगा। ये होते नहीं, हो जाते। उफ, होते नहीं, बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। किए नहीं जाते, कर लिए जाते हैं। तो ये वो मामला है जिसमें पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नीयत नहीं है, लेकिन कानून ये कहता है कि तुम लोगों के दरमियान यहां कॉन्ट्रैक्ट है। मैं एग्जांपल देता हूं। एक मासूम बच्चा, वालिदैन का साया साथ से छिन चुका, एक बंदे ने उसकी किफ़ालत का जिम्मा उठाया और उस बच्चे को डेली अशियाए ज़िंदगी साथ साथ प्रोवाइड करता रहा ताकि वो ज़िंदा रह सके। बच्चे के पास प्रॉपर्टी भी है, लेकिन बच्चा बड़ा होकर उस प्रॉपर्टी को डील कर सकता है। तो वो जिस शख्स ने बच्चे को उस वक्त ज़िंदा रहने के लिए अशियाए ज़रूरत पेश की, बच्चे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट होता भी तो वॉइड होता। क्या ख्याल है? लेकिन ये शख्स जिसने उस वक्त अपने पैसों से कुछ पैसे निकाल के इस बच्चे की मदद की, क्या उस बंदे का ये हक नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी में से उतना जितना जायज़ खर्चा बच्चे पे किया उसको मिले? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन लॉ कहेगा कॉन्ट्रैक्ट है। एक एग्जांपल अक्सर दी जाती है, एक शख्स को बटवा पड़ा हुआ मिला ज़मीन पे, उसे उठा के देखा तो वहाँ पे रावलपिंडी का एड्रेस आ रहा था। बटवे के अंदर जो कार्ड था उसमें रावलपिंडी का एड्रेस था, और बटवे में पैसे भी पड़े हुए थे, कोई 8-10 हज़ार। तो उस बंदे ने सोचा कि मैं इस शख्स को जिसका बटवा गिरा है, इसको जाके इसका बटवा पहुंचा देता हूँ। उसने यहाँ से रिक्शा करा के बस स्टैंड तक गया, बस का टिकट भरा रावलपिंडी, और बस का दोनों तरफ का टिकट ले लिया कि वो बंदे को देने के बाद दोबारा वापस आएगा। तो तकरीबन इसका कोई 2000 रुपया इस पर लग गया। वहाँ जाके उस बंदे के घर पे जब पहुँचा, नॉक किया, बंदा बाहर आया, उसने कहा जी ये बटवा आपका है। उसने कहा जी ये बटवा तो मेरा है। आपको कहाँ मिला? उसने कहा जी वो लाहौर में मुझे मिला, और लाहौर में ज़मीन पे पड़ा हुआ था, फिर मैं वहाँ से रिक्शा करा के बस स्टेशन गया और बस करवा के यहाँ आया हूँ, और अब वापसी भी बस से जाऊँगा। उस बंदे ने सामने वाले जिसका बटवा गुम हुआ था, उसने इसे गले लगा लिया, उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा आज के दौर में आप जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान कहाँ मिलते हैं, और ये कह के गले लगा के दरवाज़ा बंद करके चला गया। अब इस बंदे ने खटका किया, ऐसे कहा जी वो पैसे, तो उसने आगे से क्या कहना है, केड़े पैसे? जब ये कहेगा कि मेरे पैसे दो, तो वो कहेगा यार कब तुमने मुझे कहा था। कंसिडरेशन तो डिज़ायर पे होती है। कोई ऑफ़र दी थी तुमने मुझे, मैं बटवा लेके आ रहा हूँ, मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, मैंने तुम्हें वादा किया था तुम्हारा खर्चा अदा करूँगा। तो जब मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? तो उसने कहा जी आदी साहब ने बताया था कि ये होते नहीं। तो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, बट है, बनाया नहीं था, बन गया। तो लॉ कभी कभी पार्टीज के दरमियान मुसावात बरकरार रखने के लिए कुछ रिलेशंस को, कुछ अरेंजमेंट्स को ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देता है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक पार्टी दूसरे का इस्तेहसाल कर ले, कोई एक पार्टी दूसरे के साथ जुल्म कर ले। ये ऐसे ही है जैसे मैं अगर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैंने 1 लाख किसी को ट्रांसफ़र करने और गलती से मैंने बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया किसी और का, और वो उसके पास चला गया, और मैं अब उसके पास जाके कहूँ भाई मैंने आपको पैसे नहीं भेजने थे, मेरे पैसे वापस करो। वो कहे कौन से पैसे? क्या तुम्हारा मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? मैं तुम्हें लाख रुपया क्यों दूँ? तो मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मजलूम की हिमायत करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो ये हक दे देता है कि किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो दो बंदों के दरमियान अगर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ हुआ, वो कहते हैं इनका खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसकी टेक्निकल सी डेफिनेशन है, वो देखते हैं। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। आपने क्रिएट नहीं किया, लॉ ने। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसके एब्सेंस में जो लॉ ने इम्पोज किया है वो क्या है, क्वासी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इज अ लीगल सब्सटीट्यूट। लेकिन ये लीगल मुतबादिल है, फॉर्म टू इम्पोज इक्विटी बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के दरमियान मसावात कायम करने के लिए जो लॉ ने खुद से उनके ऊपर लागू कर दिया है, ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। बात समझ आई? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के मामलात हैं जो कि
कॉन्ट्रैक्ट बनाए नहीं जाते लेकिन ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा इन्हें मिल जाता है। कहानी को यहीं से शुरू करेंगे। वैसे तो मैंने आपको इसकी 5 एग्जांपल्स हैं हमारी किताब में, जिनमें से 2-3 तो मैंने बातों बातों में बता दी हैं, लेकिन हम बाकायदा ऑफिशियल तरीके से कल उसे पढ़ रहे होंगे। तो आज आपको ये डेफिनेशन और ये बात समझ आई। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस थी, वो अच्छी तरह से देख रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं और फिर